मॉर्निंग बच्चों, आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि हमारे आसपास जो भी बेटा प्रकृति में घटित घटनाएं होती हैं उन्हें हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं को समझ पाएँ तो भौतिक विज्ञान बड़ा आसान विषय बन जाता है। आपने देखा होगा कि तारे टिमटिमाते हैं और हीरा चमकता है। जब आप जब स्कूल जाते होंगे, रास्ते में आपने कहीं देखा होगा कोई गदेरा बह रहा है, नदी है, उसके पत्थर हमको काफ़ी ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन वो होते बहुत गहरे हैं नीचे। किसी टब में अगर आप एक सिक्का डाल दें, वो सिक्का थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, और जब हम हाथ डालते हैं तो वो काफ़ी नीचे होता है। अगर एक पेंसिल को आप गिलास में रखें तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। चम्मच का ऊपर का आधा भाग ऐसा लगता है कि नीचे के आधे भाग से टूट गया होगा। ट्रांसपेरेंट गिलास में, अगर कांच के गिलास में आप रखेंगे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हमारे प्रतिदिन हम अपने घरों में देखते हैं, समझते हैं, उसको हम किस हद तक समझ पाते हैं उसे हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें अगर इसे कहें तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर को हम इसको समझेंगे। कक्षा 6 में, 7वीं में, 8वीं में और 9वीं में लगभग हर क्लास में आपके पास प्रकाश वाला चैप्टर, वहाँ आपने थोड़ा सा प्रकाश के विषय में पढ़ा था, उसको हम आगे इन दो घटनाओं को समझते हुए, और जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताए थे कि रात को आकाश में हम जब तारों को देखते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसी बहुत सारी सी घटनाएं, इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं, प्रिज्म से जब कलर जाता है तो उसमें 7 कलर दिखाई देते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसे हैं जिनको हम इस प्रकाश के इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इन घटनाओं को समझ करके, इस सिद्धांत को समझ करके हम उन घटनाओं को समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमें दिखाई कैसे देता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि दिखाई कैसे देता है, आँखों से दिखाई देता है, लेकिन अगर आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, उस समय तो आपकी आँखें भी खुली हैं, फिर आप किसी वस्तुओं को देख पाते हैं या नहीं देख पाते? नहीं देख पाते। इसलिए दिखने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन में प्रकाश के विषय में बताएं तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी, उसको हम ऑब्जेक्ट, वस्तु दिखाई देती है। सिंपल जो आप अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। लाइट इज ए एनर्जी बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट, जिससे हमें किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अब प्रकाश देखिए के कुछ गुणों को भी हमको समझना होगा कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आएंगे। तो प्रकाश के विषय में, प्रकाश के विषय में 3 तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। पहला, आप साथ साथ में नोट भी करते रहेंगे, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता, जैसे आपने पिछली कक्षाओं में ध्वनि तरंगों के विषय में पढ़ा था, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। अगर निर्वात में अगर कहीं हवा भी नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो ध्वनि का संचरण नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रकाश, सूर्य देखिए हमसे कितनी दूर होता है,
वहाँ किसी प्रकार का माध्यम नहीं है सूर्य से हम तक पहुँचने में, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश हम तक पहुँचता है, इसलिए प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। ये बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे कि क्या होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, लेकिन फिलहाल इस तथ्य को आप समझिए। दूसरा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल निर्वात और लगभग बराबर होती है वायु में, हवा में, अथवा सबसे अधिक निर्वात में और उससे लगभग बराबर वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। इसे आप किलोमीटर में बदल के देखें कि कितने किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश चल सकता है, कोशिश करिए और फिर समझिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल। तीसरा तथ्य जो प्रकाश के विषय में हम समझेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में, यानी कि प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती, गति करती। पाथ ऑफ द लाइट इज स्ट्रेट लाइन पाथ होता है इसका। अब बेटा ये 3 तथ्य मुझे क्यों आपको बताने थे, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए हम इन 3 तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ पाएंगे। पहला है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम थोड़ा अगर इस समय इग्नोर भी कर ले, लेकिन ये 2 तथ्य, प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न हो रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में होती है 3 × 10⁻, तो अन्य चीज़ों में कैसे होती है? पानी में कितनी होती होगी, कांच में कितनी होती होगी, तेल में कितनी होती होगी, तो अन्य पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये भी हम इस चैप्टर में समझ पाएंगे। या 3 × 10⁸ होती है, नहीं होती है, इससे कम होती है, ज़्यादा होती है, क्या होता है? दूसरा, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। क्या हमेशा प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है? इस प्रश्न को बेटा जब हम प्रश्नों को सोचते हैं, फिर उनके आंसर जब हमें मिलते हैं, वही विज्ञान है, उसी को हम समझ पाते हैं यहाँ पे कि क्या इसका उत्तर होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या सदैव ऐसा होता है? अगर सीधी रेखा में गमन करता तो पेंसिल जब पानी में रखते हैं तो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? तो अगर हमको इन प्रश्नों के जवाब हमको यहाँ पे समझने होंगे, तो यही से हम अपनी बात शुरू करते हैं और इस चैप्टर में पहुंचते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या इसका मार्ग सीधी रेखा से और कहीं डाइवर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसकी 2 कंडीशन। जब प्रकाश के मार्ग में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्रकाश है इसके मार्ग में कोई ऑब्जेक्ट आया, तो प्रकाश अब सीधे आगे न जा करके यहाँ से टकरा के वापस आ जाता है, ठीक है। और दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें कि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से पहला पारदर्शी माध्यम है और दूसरा पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करता है, तो ये फिर भी सीधी रेखा में न जा करके, अब देखो वैसे सीधा इसको ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ जाएगा। इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन कब तक? जब तक उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए या फिर प्रकाश का माध्यम न बदल जाए। इसी घटनाओं को बेटा कहते हैं, वैसे तो सीधी रेखा में गमन कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि आप प्रश्न सोचिए कब ऐसा होगा कि जब प्रकाश सीधी रेखा से कहीं डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो कब होगा? जब रास्ते में कोई चीज आ गई फिर उसे टकरा के वापस चलेगी। और दूसरा कब होगा? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम। यहाँ पे हम और भी चीजें पढ़ेंगे, क्या हमेशा ही वो टेढ़ा रास्ता रहता है उसका या फिर कुछ और होता है, ये भी हम समझेंगे। तो इस घटना को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं परावर्तन। कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है, इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि प्रकाश उस सतह से टकरा करके वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब जैसे आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे, अभी इसको देख रहे हैं आप इस चित्र को, क्योंकि इससे प्रकाश टकरा के आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। लेकिन मैं अगर इसके आगे से हाथ रख दूं, अब प्रकाश मेरे हाथ से टकरा के आप तक पहुंच रहा है, वहां का प्रकाश आप तक नहीं पहुंच रहा है, वो अभी भी वही है चित्र।
और यहाँ प्रकाश भी है, लेकिन ये टकरा करके अब आपको हाथ दिखाई दे रहा है, ना कि ये चित्र दिखाई दे। और अगर जब पारदर्शी माध्यम से जब माध्यम परिवर्तित हो जाता है तब भी प्रकाश मुड़ जाता है, और इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन। आज हम अपवर्तन की घटना को विस्तार से समझेंगे। ये परावर्तन वाला चैप्टर आपने पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, तो हम अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। परावर्तन कहाँ होता है? दर्पण में, मिरर। मिरर, समतल दर्पण जो आपके घरों में होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण वैसे तो आपने अपनी लैब में देखे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इसको अगर रिसेंबल कर सकते हो तो घर में आपके यहाँ चम्मच होती होगी सबके घर में। उस चम्मच को एक बार इस तरीके से देखिए, और सामने वाला पृष्ठ जो आपकी तरफ धंसा हुआ है तो वो एक तरीके से अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। फिर इस तरीके से करिए, और जो उभरा हुआ पृष्ठ है उस पर अगर आप अपने को देखेंगे, उसको अपने से दूर ले जाइए, नज़दीक लाइए, देखिए कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है। वो कुछ कुछ उत्तल दर्पण की तरह काम करेगी। ये आप सब छोटी क्लासों में भी आपके पास ये उदाहरण हैं, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। अब हम अपवर्तन के विषय में आज समझेंगे कि अपवर्तन क्या है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। इसमें जो जो चीजें हमने पढ़नी है, समझनी है, पहली चीज अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन की घटना क्या है, किसे कहते हैं अपवर्तन, अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक। इन विषयों पर हम बात करेंगे, इन टॉपिकों पर बात करेंगे। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन के नियम क्या हैं, और अपवर्तनांक क्या है। देखिए, अपवर्तन किसे कहते हैं। अभी आप समझ पाए थे कि प्रकाश वैसे तो सीधी रेखा में गमन करता है हमेशा, लेकिन अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो वह प्रकाश की किरण मुड़ जाती। कहाँ मुड़ती है, कैसे मुड़ती है, इस घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। देखिए, खोज करो, यहाँ ऊपर हवा है और ये कांच है, या आप ज़्यादा फ्रेंडली हो पानी के, क्योंकि आप पानी में देखते हो सारी चीज़ें हो। यहाँ पानी, इधर लिख देता हूँ पानी। ठीक है, इस पूरे सरफेस में यहाँ ऊपर सारे के सारे में इतना, जितना मैं पेन को घुमा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हवा है, और इस लाइन के नीचे सब जगह पानी। ऐसा समझिए गिलास में पानी रखा हुआ है, ये जैसे आप इस तरीके से रखते हैं, यहाँ इधर पानी है, ऊपर क्या होगी, हवा, और यहाँ पानी। ठीक है, अब जब प्रकाश वैसे तो सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, और कैसा माध्यम, पारदर्शी माध्यम, हमें दिखना भी चाहिए। पारदर्शी माध्यम वे होते हैं जिसमें प्रकाश प्रवेश कर सकता है, उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब से दूर हट जाता है। ये अविलंब है, ये वाली रेखा, इसे कहेंगे अविलंब। सिंपल शब्दों में कहें, प्रकाश मुड़ जाता है। कहाँ पे मुड़ता है, सरफेस, जहाँ पे दोनों माध्यम की सरफेस होगी, दोनों माध्यम मिल रहे हैं, वहाँ पे मुड़ता है। यानी कि यहाँ पे हवा है, पानी है, तो जहाँ पे इसकी सरफेस है, ठीक इस सतह पे प्रकाश मुड़ जाएगा, और उसके बाद दूसरे माध्यम में फिर सीधी रेखा में जाता है। एक बात ये ध्यान रखना है कि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह उसकी सतह पर, दोनों पारदर्शी माध्यमों को मिलाने वाली सतह पर
प्रकाश मुड़ जाता है और दूसरे माध्यम में फिर सीधी रेखा में जाता है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट्स बेंड, ये मुड़ जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न होगा, अगर पानी से हवा में जाएगी तो क्या तब भी ऐसी मुड़ेगी? इन्हीं प्रश्नों के जवाब, जब प्रश्न बेटा प्रश्नों को जरूर सोचिए और इसको अप्रोच से आप सोचिए कि प्रश्न होंगे तभी आपके अगले उत्तर उसके मिल पाएंगे और आप उसको समझ पाएंगे। मैंने कहा यहाँ पे हवा से जब पानी में जा रहा था तो प्रकाश की किरण मुड़ रही थी। अगर पानी से हवा में जा रही हो प्रकाश की किरण, यानी कि हम पानी में और किसी चीज को हवा में देख रहे हैं, तो क्या उस समय भी हमें वैसे ही दिखाई देगा जैसे हवा से पानी में दिख रहा है, या कुछ अलग हो? तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम 3 कंडीशन देखते हैं। पहला, जब प्रकाश सघन माध्यम से, अब ये सघन और विरल को समझेंगे हम, सघन माध्यम से, इसको माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। पहली कंडीशन। दूसरा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। और ये ध्यान रखिए कि ये जो भी माध्यम है वो कैसे माध्यम है? पारदर्शी माध्यम, अभी हमें दिखाई देगा वो हमसे सघन माध्यम है। और तीसरी कंडीशन में, इन दोनों में जब लाइट इंसिडेंट होगी तो ऑब्लिकली होगी, तिरछे रूप में प्रकाश आपतित होगा इन दो कंडीशन में। और जब हम देखें कि जब प्रकाश सतह के लंबवत प्रवेश करता है तो फिर क्या होता है? 3 कंडीशन को चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। पहली कंडीशन है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। तो देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन, अभी हम यहाँ पे सघन माध्यम समझ लीजिए, यहाँ है जल, पानी, और यहाँ हवा, विरल माध्यम। वैसे इस प्रकाश को यहाँ से अगर प्रकाश इंसिडेंट हो रहा है तिरछा, हमने क्या पढ़ा है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यूं तरीके से जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि माध्यम चेंज हो गया है, और मैंने कहा था कि जैसे ही माध्यम चेंज होता है तो दोनों माध्यमों को मिलाने वाली सतह पर प्रकाश मुड़ जाता है। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। वैसे इसको सीधे यूं जाना चाहता है जहाँ डॉटेड लाइन दिखाई है, लेकिन वो क्या होगा? इस तरीके से चले जाएगा, यहाँ पे मुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको, ये जो किरण है जो आ रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। इसे कहते हैं आपतित किरण, जो स्रोत से आ रही है, स्रोत से आने वाली किरण, आपतित किरण। स्रोत कुछ भी हो सकता है, सूर्य हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपतित किरण, गिरने वाली, इंसिडेंट रे, जो गिर रही, जो आ रही है तो तरंग, जो ये वाली तरंग है इसको कहते हैं अपवर्तित तरंग, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम का क्या हो गई? अपवर्तन के पश्चात जो हमें मिलेगी उसको कहेंगे अपवर्तित किरण। इसका जो कोण बनेगा अभिलंब के साथ उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है। और तीसरा चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे कि वैसे तो इसको सीधे इस पथ पे जाना था, इतना जो कोण है ये है एंगल ऑफ डेविएशन, इतना डेविएट हो गया। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब है ये वाली रेखा, अभिलंब है ये, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस पहले वैसे इसको सीधे इस पथ पे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई।
सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती। दूसरा देखें, जब विरल माध्यम से सघन की तरफ जाए, यानी कि प्रकाश विरल, अगर हम देखें विरल है हवा और सघन, मैं केवल पानी और उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और भी माध्यम हम देखेंगे क्या क्या होते हैं, विरल, हवा और सघन माध्यम में पानी। अब देखिए इसमें फिर से अगर ये यहाँ पे माध्यम नहीं होता तो प्रकाश, एक ही माध्यम में प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, सीधी रेखा में, ऐसे चलना चाहिए। लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है तो मुड़ता है। लेकिन अब देखिए वो जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा था, क्या पानी से हवा में देखने में भी वैसे ही होगा, या हवा से पानी में देखेंगे तो वही इंसिडेंट होगा या कुछ और होगा? तो देखिए तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। यहाँ पे ये वाला कोण था एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण, ये कोण हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, और इतना ये डेविएट हुआ, ये वाला हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपने वहां पे देख लिया था, मैं इसलिए इसको ज्यादा वो नहीं करूँ। इसको कहता है आपतन कोण। आपतन कोण, कोण आपको पता होगा, दो रेखाओं के बीच, मिलाने वाली रेखाओं के बीच जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उनके बीच जो ज्यामितीय आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। एक रेखा ये हो गई आपतित किरण, एक अभिलंब हो गया, उनके बीच कोण बना आई। वैसे ही ये आर जो कोण है, जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बन रहा है, उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। ये यहाँ भी बनेगा, ये देखिए आपतन कोण ये है और ये अपवर्तन कोण। वहां पे मैंने इसलिए नहीं लिखा, ज्यादा हो जाएगा, आप चित्र भी साथ साथ बनाते रहेंगे। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम, दोनों कंडीशन में आप देख रहे इस पहले नंबर पे भी और दूसरी कंडीशन में भी, दोनों में प्रकाश मुड़ तो रहा है, लेकिन एक में प्रकाश अभिलंब से दूर जा रहा है और दूसरे में अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। कब ऐसा हो रहा है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन मुड़ती तो दोनों में, सरफेस पे। जैसे ही माध्यम चेंज होगा प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी माध्यम सरफेस पे, उसके बाद उस माध्यम में वो सीधी जाती है, और एक बार अभिलंब से दूर है, एक बार अभिलंब के नजदीक। तीसरी कंडीशन है जब प्रकाश की सतह के लंबवत प्रवेश करता है, प्रकाश लंबवत प्रवेश करेगा। कैसे? इसको मैं यहीं पे बना देता हूं तीसरी कंडीशन। ये है प्रकाश की आपतित किरण बिल्कुल लंबवत प्रवेश कर रही है, इसलिए यहाँ पे आपतन कोण क्या होगा, अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना है, 0। तो अपवर्तन कोण भी क्या होता है, 0 होता है, और अनडेविएटेड सीधे निकल जाएगी प्रकाश की, R इज इक्वल टू 0। जब लंबवत प्रवेश करता है प्रकाश की किरण तो ये सीधे निकल जाती है बिना डेविएशन हुए, मुड़ती नहीं। लेकिन क्या अपवर्तन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। इस माध्यम में, अब इसको आगे पढ़ेंगे, इसमें इसकी प्रकाश की चाल जरूर बदल जाती है, चाल चेंज हो जाती है, नहीं उसकी दिशा ना बदल, मुड़ नहीं रही हो लेकिन प्रकाश की चाल बदल रही है। लंबवत में भी क्या होगा, अब यहाँ पे आप एक चीज को समझ पा रहे होंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है वो सदैव जरूरी नहीं है वो मुड़े। जब लंबवत प्रवेश करेगी तो सीधे निकलेगी, लेकिन अपवर्तन तो हो रहा है क्योंकि वहां पे प्रकाश की चाल बदल रही है। और इसका मतलब कि अपवर्तन क्यों होता है उसका कारण आप इस उत्तर से, इस कॉन्सेप्ट से समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न अब है, पहले थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज कीजिए। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश, वैसे तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों की सतह पर प्रकाश मुड़ जाता है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। अगर सरल से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और अगर विरल से सघन में प्रवेश करता है अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर सीधे प्रवेश करिए तो सीधे निकल जाती है लेकिन प्रकाश की चाल बदल जाती है।
अब है अपवर्तन का कारण, क्यों होता है अपवर्तन। पहले हमने देखा अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन क्यों होता है, या अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण क्या होगा, अभी जो मैं लास्ट बात आपसे छोड़ के गया था उसी में हम इसको समझ पाएंगे। अपवर्तन क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल, जब हम शुरू में पढ़ रहे थे हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 गुणा के 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। क्या अन्य माध्यमों में भी प्रकाश की चाल ऐसी होती है? नहीं, प्रकाश की चाल प्रत्येक माध्यम में बदल जाती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण ही अपवर्तन की घटना होती है। तो आप समझ गए, प्रकाश की चाल, जो प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में परिवर्तित होना ही अपवर्तन का कारण। अब जैसे वायु और निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में, देखो सबसे अधिक निर्वात में होती है प्रकाश की चाल और लगभग उतनी ही वायु में होती है, लेकिन हम उसको लगभग मान लेते हैं 3 गुणा के 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा भी इसी में होती है, ये बात भी नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा किसी में हो ही नहीं सकती। वायु और निर्वात में जितनी है 3 गुणा के 10 की घात 8। सपोज करो कांच में प्रकाश की चाल है 2 गुणा के 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए निर्वात में कुछ और है, कांच में कुछ और है। तो इस वजह से क्योंकि ये बदल गई है प्रकाश की चाल, इसी के कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल के में परिवर्तन के कारण ही अपवर्तन की घटना होती है। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दोनों माध्यमों को मिलाने वाली सतह पर प्रकाश मुड़ जाता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं और अपवर्तन का कारण है भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। इसी पे अपवर्तन के नियम दिए गए कि क्या अपवर्तन होता किस प्रकार से। पहला नियम जो है अपवर्तन का है कि अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, ये देखिए ये वाली आपतित किरण, नंबर 1 आपतित किरण, नंबर 2 अपवर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। स्नेल ने इसके बारे में बताया था, इसलिए स्नेल का नियम भी कहते हैं इसके। डच साइंटिस्ट थे स्नेल, फिजिसिस्ट बोल सकते हैं, भौतिक विज्ञानी, उन्होंने बताया था। तो देखिए इसको 3 कंडीशन आपको समझेंगे, इसको कई बच्चे याद कर लेते हैं, इसको तो रटना नहीं है, इसको समझना है। देखिए पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे हमने आपतित की और ये मैं सघन से विरल में डाल रहा हूँ तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, इस तरीके से हट जाएगी। तो को I1, ये वाला एंगल हो गया R1, पहली कंडीशन। तो में देखिए अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, I1 को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ये हो गया I2। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदल जाएगा, ये हो गया R2। समझ पा रहे होंगे, R2 इज ग्रेटर देन R1। तीसरी कंडीशन देखिए, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, I3 मुड़ के इतना हो गया R3। इनमें आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, I1 इज लेस देन I2 है और इज लेस देन I3 है, करस्पॉन्डिंगली कम होते जा रहे हैं। वैसे R1 लेस देन R2 इज लेस देन R3, इस तरीके। अब स्नेल का नियम क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं।
भले ही हम जब क्या कर रहे हैं, एक माध्यम में दो माध्यम, सपोज करो हम यहाँ पे माध्यम दोनों सेम रखने हैं, यहाँ हवा है और जल है, इसमें भी यहाँ हवा है ऊपर, क्योंकि ये गगन से विरल में जा रही है, ऊपर जल है या हवा, ऐसे यहाँ पे जल हवा, जैसे ही जल और हवा। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण के मान को बदल रहे हैं, अपवर्तन कोण का मान भी बदलता जा रहा है। I1 बदला तो R1, I1 को बढ़ा दिया I2 हो गया तो R2 बन गया दूसरा कोण, I3 किया तो R3। लेकिन क्या इन दोनों कोणों में कोई संबंध है? यही संबंध निकाला था स्नेल ने। उन्होंने कहा कोण का मान तो बदल जाए, एक जोड़ा जो है हमारे पास पारदर्शी माध्यम का, जल और हवा, केवल एक ही माध्यम के लिए, दो माध्यम जो एक जैसे होंगे उनकी बात कर रहे हैं कि यहाँ जल है यहाँ हवा है, ऐसा नहीं कि यहाँ जल है यहाँ कांच है, ये जल है या कुछ और बदल गया। तो इसलिए दोनों माध्यम क्या है, सेम, ऊपर जल हवा हर बार। तो एक ही माध्यम के जोड़े के लिए यानी कि जल और हवा के लिए जो कोण होते हैं उनका अनुपात, कोणों की जा का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है। साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3 बराबर कांस्टेंट। ये हमेशा अनुपात सेम रहेगा, यही स्नेल का नियम है। कोण भले ही बदल जाए लेकिन उन दोनों के साइन का अनुपात, दोनों आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। तब हम इसको पढ़ते हैं साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। और बच्चों यही कांस्टेंट जो होता है इसे कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, तो आप समझे स्नेल का नियम, अपवर्तनांक। अब इसको अपवर्तनांक को हम थोड़ा सा और समझेंगे। अपवर्तनांक है क्या? अपवर्तनांक जो अभी तक हम पढ़ रहे थे सघन और विरल माध्यम, अपवर्तनांक किसी माध्यम के प्रकाशिक घनत्व नहीं, प्रकाशिक घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी घनत्व का मापन है। कोई माध्यम कितना प्रकाशिक घनत्व होगा वो उसके अपवर्तनांक से पता लगेगा। और जैसे मैंने कहा था कि अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसी हिसाब से जितना सघन माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा, उसमें स्पीड उतनी कम होगी। तो अपवर्तनांक ज़्यादा है, अगर इसको म्यू या एन से प्रदर्शित करते हैं, अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी। अपवर्तनांक कम है माध्यम का तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि अपवर्तनांक रेसिप्रोकल होता है वेलोसिटी। ठीक है, अब अपवर्तनांक के अगर हम एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है जब हम किसी भी माध्यम की तुलना करते हैं हवा या निर्वात से, उसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। वो होगा n इजिकल टू C अपॉन V, यानी कि अपवर्तनांक n या न्यू आप जिससे भी प्रदर्शित करें, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, अर्थ में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी भी माध्यम। अब आपको यहाँ पे यह समझ सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कितनी होती है, किसी भी माध्यम से उसके अपवर्तनांक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू इजिकल टू C अपॉन V है। अब हमें किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल देखनी है तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन म्यू। जो प्रकाश की चाल है उस माध्यम के अपवर्तनांक से उसको वो डिवाइड कर दें तो उतना हो जाएगा उसकी चाल। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा वो हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं इसको, कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह एक ऊर्जा है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश की चाल वायु अथवा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन कभी कभी प्रकाश अपने मार्ग से विचलित भी हो जाता है। वो कब होता है, जब या तो उसके मार्ग में कोई चीज आ जाए या फिर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश सतह पर मुड़ जाता है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के हमने अलग अलग कंडीशन देखे थे। जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, विरल से सघन में जाएगा क्या होगा, जब लंबवत जब इंसिडेंट होगा फिर क्या होगा। अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। और उसके बाद हमने अपवर्तन का नियम पढ़ा, जिसमें हमने स्नेल का नियम देखा था कि किसी एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए sin i अपॉन sin r का अनुपात एक नियतांक होता है। उसके बाद हमने देखा कि अपवर्तनांक किसी माध्यम में प्रकाशिक घनत्व का मापन है। कोई माध्यम कितना ऑप्टिकली डेंस है वो हमें उसके अपवर्तनांक से पता चलता है। तो बच्चों थैंक यू, आपने इस क्लास को पढ़ा होगा, आप इसका रिवीजन भी करें और आगे क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।